इस वीडियो में हम अर्नफर्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह जो पार्टिकल की मोशन है वो इक्वलेंट है वेव पैकेट की मोशन के। जो पार्टिकल की मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस थी वो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ वेव पैकेट में भी अप्लाई की जा सकती है। शर्त है कि वेव पैकेट में जो उसकी पोजीशन, मोमेंटम, बाकी सारी क्वांटिटीज़ हैं, इन सब की एवरेज वैल्यू लेनी होगी। तो ये एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स जो पुराना है सिस्टम और जो वेव मैकेनिक्स है इसके बीच में ब्रिज का काम करती है ये थ्योरम। चलिए शुरू करते हैं। अर्नफर्स्ट थ्योरम, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। डी ब्रोगी कॉन्सेप्ट है, उसमें किसी भी पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव थी, या कह सकते हैं डी ब्रोगी कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से जो पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड एक वेव कंसिडर की थी जिसकी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/p मानी थी, और वहाँ जो पार्टिकल को मान रहे थे हम वेव पैकेट के इक्वलेंट, और हम कहें पार्टिकल एज सच वो इक्वलेंट क्या था, इक्वलेंट टू वेव पैकेट। ये पार्टिकल की जो मोशन कंसिडर कर रहे थे, जो पुरानी मैकेनिक्स थी, उसका नाम हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। और जहाँ जो वेव पैकेट की मोशन हम कंसिडर कर रहे हैं, वेव कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं वेव मैकेनिक्स। तो वेव मैकेनिक्स में जो गाइडिंग इक्वेशन थी वो थी श्रोडिंगर इक्वेशन। और जो उस वेव का फंक्शन था वो था, यानी कि x और t का जो फंक्शन था उसका नाम था वेव फंक्शन। अब यहाँ ये जो अर्नफर्स्ट थ्योरम है ये एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स के बीच में एक ब्रिज का काम करेगी, या कह सकते हैं इसके बीच में हम ये इक्वलेंसी शो करेंगे। तो सिंपलेस्ट केस में अगर मैं वन डायमेंशन सिस्टम लूँ तो किसी पार्टिकल की मोशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट को यहाँ x मानते हैं। तो यहाँ है क्या, यहाँ वेव मैकेनिक्स में हम पोजीशन कोऑर्डिनेट को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। हमारे पास क्या मिलेगा, हमें अलग अलग पॉइंट पर उसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेजरमेंट होता है उसकी एवरेज वैल्यू। तो यहाँ हम उन सब की एवरेज वैल्यू ही मेजर कर पाएंगे। तो यहाँ हम उसकी एवरेज वैल्यू मेजर कर पाएंगे। दूसरी बात, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दूसरी क्वांटिटी क्या है, मोमेंटम है, px है। तो यहाँ px मेजर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, px का एवरेज वैल्यू मेजर होगा, या उसे हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो यहाँ ये क्या है, ये x, ये px, ये इसकी पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, px की एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए उसका जो मास था m, अगर मैं कहूँ तो p इक्वल टू कितना था, p इक्वल टू रिलेशन होता है mv, या कह सकते हैं ये क्या हो सकता है, v इक्वल टू हो सकता है 1/m इंटू p, या इस रिलेशन को मैं लिख सकता हूँ क्या, कि dx/dt इक्वल टू 1/m इंटू p। बस ये रिलेशन यहाँ काम आएगा। मतलब dx/dt कितना हुआ, इसे मैंने कहा कि dx/dt इक्वल टू 1/m px। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हम इसकी एवरेज वैल्यू लिखेंगे। इसका मतलब d/dt, यहाँ ये इक्वेशन x की जगह x की एवरेज वैल्यू में बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं x की एवरेज वैल्यू इक्वल टू 1/मास और px की एवरेज वैल्यू। तो ये जो रिलेशन है यहाँ हम क्लासिकल मैकेनिक्स में उसकी पोजीशन मेजर कर सकते हैं, उसको मोमेंटम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ उसके लिए एग्जैक्ट मेजरमेंट होने की वजह से इक्वेशन डायरेक्ट लग जाएगी। लेकिन यहाँ इक्वेशन डायरेक्ट नहीं लगेगी, यहाँ x की भी एवरेज वैल्यू लगेगी या एक्सपेक्टेशन वैल्यू लगेगी, और px की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लगेगी। अगर ये रिलेशन हम प्रूव कर देते हैं तो एक्चुअली हम इसका इक्वलेंट प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ एक्चुअली ये अर्नफर्स्ट थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट है। और आगे चलते हैं।
क्लासिकल मैकेनिक्स में फोर्स है F और उसकी वन डायमेंशन केस में Fx कह सकता हूँ। इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिख सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि Fx कितना होगा, ये होगा -dv/dx। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। F होता है कितना, dp/dt। वन डायमेंशन केस है तो यहाँ भी x लगा देंगे और यहाँ भी x लगा देंगे। इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में लिखते हैं, ये हो जाएगा d/dt px इक्वल टू fx इक्वल टू -dv/dx। इसको मैं यहाँ एवरेज फॉर्म में या वेव मैकेनिक्स में कैसे लिखूँगा, यहाँ देखिए। तो वेव मैकेनिक्स में क्या होगा, तो ये वेव मैकेनिक्स में हो जाएगा d/dt एवरेज वैल्यू ऑफ px इक्वल टू fx एवरेज वैल्यू इक्वल टू -dv/dx। ये सेकंड पार्ट हुआ अर्नफर्स्ट थ्योरम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, ये दो स्टेटमेंट हुए अर्नफर्स्ट थ्योरम के। ये जो अभी डेरिवेशन होगा ये मैथमेटिकली है। तो मेन क्या हुआ कि यहाँ जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्लासिकल के लिए लगा रहे थे, वही इक्वेशन ऑफ मोशन आपके लिए वेव मैकेनिक्स में लग सकती है, बशर्ते। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ चेंज करेंगे, जो भी फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी थी उन सब की वैल्यू ना लगाकर हम उन सब की एवरेज वैल्यू लगाएंगे। अगर ये एवरेज वैल्यू भी वही इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो इसका मतलब ये इक्वेशन डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पार्टिकल में लग जाएगी। और हम कह सकते हैं कि पार्टिकल जो मोशन करेगा वही वेव पैकेट मोशन करेगा, उतना ही तेज चलेगा, उतना ही मोमेंटम से वो आगे बढ़ेगा। तो ये वेव पैकेट और पार्टिकल की इक्वलेंसी को शो करता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हम यहाँ प्रूव करेंगे। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। पार्ट 1, अभी क्या लिखा था पार्ट 1 कि v d/dx जो x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1/m इंटू p। p मतलब जो x कंपोनेंट है p का, उसकी एवरेज वैल्यू। तो ये हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ देखिए, अब लेफ्ट साइड को लेंगे x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू की डेफिनेशन से देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी। x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, यानी कि ओवर द होल रीजन, पूरे स्पेस में इंटीग्रेशन साई स्टार। और यहाँ बीच में रखते हैं जिस क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होगी उसका ऑपरेटर फॉर्म यहाँ रख देंगे। क्योंकि x का ऑपरेटर फॉर्म x ही होता है तो इसलिए यहाँ पर x ही रखा जाएगा। इसके बाद साई और डी टॉ, टॉ मतलब वॉल्यूम एलिमेंट। चूँकि यहाँ वन डायमेंशन केस है तो मैं लिख सकता हूँ dx। ठीक है, ये x से मल्टीप्लाई है तो x से मल्टीप्लाई आप यहाँ कर सकते हैं, इसके पहले या बाद में कहीं भी कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी x साई स्टार साई dx। अब हमें ये वैल्यू चाहिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं कि d/dt x के रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। x तो t पे डिपेंड कर नहीं रहा तो यहाँ x बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा del/t साई स्टार साई dx। अब हमें ये निकालना होगा, इसे हम मान सकते हैं कि इक्वेशन 1 हो गई है। इसको निकालने के लिए हमें श्रोडिंगर इक्वेशन चाहिए। क्योंकि यहाँ टाइम आ रहा है तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। तो हमें लिखेंगे क्या, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी, IH क्रॉस del/t साई, यानी कि del साई/del t इक्वल टू -h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m
डेल टू साई डेल एक्स टू प्लस वी साई। ठीक है, साई क्या है, साई ये वेव फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे लिखेंगे, बट इस पूरी इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें साई की जगह जहाँ जहाँ है वहाँ साई स्टार लिख देंगे, और जहाँ आई है वहाँ आयोटा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस आई लिखेंगे। तो ये पहला वाला जो टर्म होगा ये हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस डेल साई स्टार डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल टू साई स्टार डेल एक्स टू प्लस वी साई स्टार। अब देखिए यहाँ पर साई है, यहाँ साई स्टार है, मुझे ये कैंसिल करना है, एक्चुअली वी कैंसिल करना है। तो वी कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे साई से, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, देखिए यहाँ पर आया कितना, आई एच क्रॉस तो कॉमन हो सकता है, तो आई एच क्रॉस तो सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने ना। तो जो पहली इक्वेशन थी उसे साई स्टार से मल्टीप्लाई किया, और दूसरी इक्वेशन को साई से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आई एच क्रॉस यहाँ पर कॉमन आ जाता है, तो आई एच क्रॉस कॉमन हो गया। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचता है साई स्टार डेल साई डेल टी, माइनस यहाँ आया और माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा प्लस साई स्टार डेल टी इक्वल टू, अब राइट साइड में आते हैं, राइट साइड में साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कॉमन क्वांटिटी क्या आ जाएगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m, ये कॉमन आ जाएगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m। ये टर्म आगे दो, क्या पहला टर्म आया साई स्टार डेल टू साई डेल एक्स टू माइनस साई डेल टू साई डेल एक्स टू, यहाँ साई स्टार है। ठीक है, इसके बाद आता है प्लस वी साई स्टार साई माइनस वी साई साई स्टार। ये जो लास्ट वाले टर्म है ये कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, ये आई एच क्रॉस है, और ये क्या है साई स्टार, इसका डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन पहला वाला लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो टर्म हो जाएगा आपका आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई स्टार साई, तो कुछ कुछ वैसी टर्म आएगा जो हमें चाहिए था। तो इसका मतलब राइट साइड को लेके चलेंगे, वो क्या आता है, राइट साइड आती है एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m। इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले ये टर्म लिखते हैं दोनों, साई स्टार डेल टू साई डेल एक्स टू माइनस साई डेल टू साई स्टार डेल एक्स टू, और इसमें एक टर्म ऐड करेंगे और एक टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, उतना ही। तो ये जाएगा डेल साई डेल एक्स डेल साई डेल एक्स माइनस डेल साई स्टार डेल एक्स और डेल साई डेल एक्स, वही टर्म हमने ऐड किया, वही टर्म सब्ट्रैक्ट किया। अब इन दोनों टर्म में कंबाइन करेंगे, इसके साथ ही ये वाला कंबाइन करेंगे और इसके साथ ही ये वाला टर्म कंबाइन करेंगे। प्लस प्लस वाले आपस में कंबाइन करेंगे, माइनस माइनस वाले आपस में कंबाइन करेंगे, तो आएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m। अब देखिए अगर मैं इन दोनों टर्म को कंबाइन करता हूँ तो कंबाइन करके एक ही टर्म लिख सकता हूँ इस ढंग से कि डेल ओवर डेल एक्स साई स्टार डेल साई डेल एक्स। अगर मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ तो इसमें देखिए जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन और फिर ये ऐसे रखूँगा तो ये दूसरा टर्म आ जाएगा, फिर पहले वाले को ऐसे रखूँगा और दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो ये पहला टर्म आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करने के बाद मैं ये बना सकता हूँ। ऐसे ही इन दोनों को कंबाइन करने के बाद इसका मतलब ये जो कंबाइन किया था ये बन के ये टर्म आ गया। ऐसे इन दोनों कंबाइन करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिखूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस डेल ओवर डेल एक्स कितना साई डेल साई स्टार डेल एक्स। इसे बाहर ले सकता हूँ एक्स को, इसका मतलब, तो इसे मैं बाहर लेता हूँ। इसके साथ साथ आई एच क्रॉस को भी इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल टी साई स्टार साई इक्वल टू 1 अपॉन आई एच क्रॉस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m
डेल ओवर डेल एक्स कितना आया, साई स्टार डेल साई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार डेल एक्स। ये -1, ये आई -1 को मैं आई के टर्म्स में रख सकता हूँ। -1 का मतलब है आई स्क्वायर, तो इसे मैं कर सकता हूँ आई स्क्वायर। इसका मतलब इसे मैं यहाँ पर इसे काट कर क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर लिख सकता हूँ। आई स्क्वायर लिखने के बाद ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, एक एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्चुअली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई एच क्रॉस ओवर 2m डेल ओवर डेल एक्स साई स्टार डेल साई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार डेल एक्स। अब ये जो टर्म था हमारे पास, ये पहले था इंटीग्रेशन के अंदर, इसे वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या था वो, तो ये वो टर्म था, तो यहाँ इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये था डी ओवर डी टी एक्स की एवरेज वैल्यू इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एक्स डेल ओवर डेल टी साई स्टार साई डी एक्स। इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाता है आई एच क्रॉस ओवर 2m, तो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एक्स डेल ओवर डेल एक्स ब्रैकेट साई स्टार डेल साई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार डेल एक्स डी एक्स। अब देखिए जो इंटीग्रेशन है, इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहला फंक्शन अगर हम ये मान लें, इस हिस्से को हम मान लें क्या, फर्स्ट फंक्शन, और इस पूरे हिस्से को क्या मान दें हम सेकंड फंक्शन। तो हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, यह इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो आ जाएगा आई एच क्रॉस ओवर 2m फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब ये इसका डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हमें हटाना है। तो ये हो जाता है साई स्टार डेल साई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार डेल एक्स, और लिमिट रख देंगे कितनी, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, एक बड़ा ब्रैकेट और लगा देते हैं। अब देखिए दूसरा आएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म है x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये टर्म बचेगा। तो इंटीग्रेशन में कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन का मतलब ये डेल ओवर डेल एक्स खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा साई स्टार डेल साई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार डेल एक्स डी एक्स। यहाँ जो लिमिट्स लगाएंगे हम, तो देखिए साई और साई स्टार, इसकी डेफिनेशन से है कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट पर 0 होगी। तो इसका मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो x अगर टेंस टू इन्फिनिटी होगा या x टेंस टू -इन्फिनिटी होगा, तो साई और साई स्टार ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ जाएंगे, 0 की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये पहला जो टर्म है पूरे का पूरा ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये टर्म बचेगा। तो ये टर्म बचने के बाद कितना हुआ, ये हुआ आई एच क्रॉस ओवर 2m इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी साई स्टार डेल साई डेल एक्स माइनस साई डेल साई डेल एक्स का स्टार और डी एक्स। अब हमें ये इवेल्युएट करना है। तो यहाँ इसको डायरेक्ट इवेल्युएट करने से आसान है कि हम दूसरी साइड से चलें। तो हमारे पास यहाँ तक आ गया, इसे हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब तो हमारे पास जो इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी वो थी डेल ओवर डेल टी एक्स इक्वल टू 1/m पी एक्स। तो यहाँ से चलते हैं, पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी।
पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी कितनी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार, पी का ऑपरेटर फॉर्म माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स साई डी एक्स, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डेल साई डेल एक्स डी एक्स। इसको लेफ्ट साइड ले जाके इसके इक्वलेंट देखते हैं कितना होता है। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डेल साई डेल एक्स, ये कितना होता है, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस आई एच क्रॉस पी एक्स। अब ये माइनस है, माइनस को ऊपर कह सकते हैं आप, ऊपर -1 लिखेंगे और उसको -1 को रिप्लेस करेंगे आई स्क्वायर से। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई अपॉन एच क्रॉस एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स। अब ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन का हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल कर ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, अगर हम इस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालें तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालने के बाद इक्वेशन हो जाती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई डेल साई स्टार डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू, यह हो जाएगा माइनस आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स। अब हमारे पास दो इक्वेशन आई, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सबट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डेल साई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार डेल एक्स डी एक्स। लेफ्ट साइड, राइट साइड में देखिए ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो जब इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो एक्चुअली ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद कितना आया, 2i अपॉन एच क्रॉस पी एक्स। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, कितनी, 3 कह सकते हैं इसे। अब जो इक्वेशन 2 थी उसमें ये इंटीग्रेशन के अंदर था। अब देखिए उसमें क्या था, ये इक्वेशन 2 में क्या है, ये इक्वेशन 2 में ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये अभी हमने निकाल दिया है। तो इस 3 से उस इंटीग्रेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। तो ये क्या थी, डी ओवर डी टी एक्स माइनस आई एच क्रॉस अपॉन 2m, और इसके बाद भी इंटीग्रेशन की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ये थी डी ओवर डी टी एक्स माइनस आई एच क्रॉस अपॉन 2m, और ये इंटीग्रेशन, यही वो इंटीग्रेशन है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितनी है, ये है 2i ओवर एच क्रॉस पी एक्स। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और अगर हम कहें कि ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1, और -1 पहले से माइनस है, इसका मतलब ये तीनों चीज़ें आपस में मिलाकर कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ क्या बच जाता है, तो यहाँ ये बच जाता है डी ओवर डी टी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल टू 1 अपॉन m और पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसका मतलब जो पहली वाली कंडीशन है वो यहाँ पर प्रूव हो जाती है। फिर से समझ लीजिए इस कंडीशन का मतलब क्या है। अगर हम क्लासिकल में लिखेंगे तो हमारे पास है डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू 1 अपॉन m पी एक्स, या ये कहते हैं हम P इक्वल टू एम वी, जो इक्वेशन लिखते हैं वही है। ये एक्चुअली इस ढंग से है कि V इक्वल टू 1 अपॉन m इंटू पी। तो ये है डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू 1 अपॉन m इंटू पी। हम कह क्या रहे हैं, हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्चुअली पार्टिकल है। पार्टिकल के लिए हमें P इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी लग रहा है, हम लगा रहे हैं उसे, उस वैल्यू को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम ऑब्जर्व करके सोचेंगे कि पार्टिकल है, ये वेव है। एक्चुअली अगर वो पार्टिकल है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और यही ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टिकल को हम वेव पैकेट के इक्विवेलेंट मान लें और वेव पैकेट तेज चल जाए और पार्टिकल धीरे चल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जब पार्टिकल कहीं पहुंचेगा तभी उसका वेव पैकेट भी साथ साथ ही पहुंचेगा, उसकी वेलोसिटी भी साथ साथ ही होगी, उसकी वेलोसिटी में चेंज भी साथ साथ होगा, या कह सकते हैं उसकी पोजीशन में चेंज साथ साथ होगा, मोमेंटम भी वैसा ही होना चाहिए। इसका मतलब सारे पैरामीटर वैसे ही होने चाहिए। तो जो वैल्यू हम मेजर करेंगे एवरेज वैल्यू, वो एक्चुअली जो पार्टिकल के लिए मेजर करनी थी हमें वैल्यू, वही वैल्यू होनी चाहिए। तो ये उस बात का प्रूफ है। तो ये जो थ्योरम है एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स के बीच में ब्रिज का काम करती है। तो ये थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।